हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोग घर में सुरक्षित होंगे, सेफ़ होंगे। ये जो टाइम चल रहा है कोरोना काल, या हम इसे कहें या कोरोना पीरियड जो चल रहा है, इस टाइम आप लोग अपना अच्छी तरह से ख्याल रखिए और घर में रहिए और पढ़ाई ज़रूर करिए। ठीक है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। इस समय को यूटिलाइज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि जो समय बीत जाएगा वो लौटकर कभी नहीं आएगा। आप लाख बहाने बनाते रहिए कि ये टाइम चल रहा है या सिचुएशन अच्छी नहीं है, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन आप लाख बहाना कर लीजिए, लेकिन अगर ये टाइम आपसे निकल गया, किसी तरह से ये टाइम निकल गया, तो आप इस टाइम को वापस नहीं ला पाएंगे। इसलिए आप इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए और इसे पढ़ाई में लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में लगाइए। जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ या आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप उस चीज़ को ध्यान से पढ़िए, उस सब्जेक्ट के उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिए। आप उसके थ्योरी पढ़िए, न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, पिछले साल के क्वेश्चंस देखिए, है ना, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं उसके पिछले साल के क्वेश्चन देखिए। आप घर में रहकर अपने समय को यूटिलाइज़ कीजिए। तो चलिए, ये तो ज्ञान की बातें हो गई। अब हम बात करते हैं जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर, जो हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट की थी, और चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो यूनिट 3 है, और उसमें जो चैप्टर नंबर 4 हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, गतिशील आवेश एवं चुंबकत्व। तो उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जान लिया था, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो स्ट्रेट कंडक्टर होता है, सीधा चालक तार होता है, उसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए कौन कौन से नियम यूज़ किए जाते हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में 3 नियम पढ़े थे। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है, मैक्सवेल राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल पढ़ा था। दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड रूल। तीसरा जो राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। तो ये 3 रूल हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं बायो सावर्ट के नियम पर। तो जैसे ही ऑरेस्टेड ने 1820 में इस नियम की खोज की थी, या मैग्नेटिक इफेक्ट करंट की खोज की थी, उसके जस्ट थोड़े समय बाद ही 2 साइंटिस्ट, फ्रांसिस भौतिकविद, जीन बायो बैप्टिस्ट एवं फेलिक्स सेवर्ट, ठीक है, फेलिक्स सेवर्ट ने सरल आकृति के धारावाही चालकों के निकट चुंबकीय क्षेत्र के मापन के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। इन दोनों ने संयुक्त रूप से एक नियम दिया था जिसे हम बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जब किसी चालक तार में, हमें पता है जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बताने के लिए कि इस चालक तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता को बताने के लिए उन्होंने बायो तथा सेवर्ट ने बताया कि एक चालक तार अगर मान लेते हैं हमारे पास है XY, इसमें अगर धारा I प्रवाहित हो रही है तो इससे R दूरी पर एक बिंदु अगर P है, तो इस बिंदु पर या कहीं भी बिंदु है इस चालक के आसपास, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि इस जो भी अपने पास एक कंडक्टर है XY, एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना होगा, इसको मेजर करने के लिए उन्होंने एक नियम दिया। तो चलिए देखते हैं वो नियम क्या था। तो मान लेते हैं कि अपने पास XY एक चालक तार है जिसमें धारा X से Y दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसमें मान लेते हैं I धारा प्रवाहित हो रही है। तो मान लेते हैं, माना XY एक चालक तार है, एक चालक तार है या चालक है जिसमें धारा I X से Y दिशा में प्रवाहित हो रही है, X से Y दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो इसमें धारा जो है X से Y दिशा में प्रवाहित हो रही है, ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो अगर हम इस चालक तार में एक छोटा सा धारा अल्पांश लें, मतलब इस तार का एक छोटा सा टुकड़ा, एक पार्ट लें, उसे हम धारावाही अल्पांश बोलेंगे, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है इस चालक तार में, तो इसका एक जो टुकड़ा होगा वो धारावाही अल्पांश कहलाएगा। तो इसमें X से Y दिशा में प्रवाहित हो रही क्या, I धारा प्रवाहित हो रही है। तो माना XY एक चालक तार है जिसमें धारा I X से Y दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो इस चालक तार के धारावाही अल्पांश AB के कारण, इस धारावाही चालक तार के अल्पांश AB के कारण
अल्पांश या इसे धारावाही अल्पांश भी कहते हैं, ठीक है, अल्पांश। तो धारावाही अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर, ठीक है, कारण अल्पांश AB के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखो एक अल्पांश है AB, छोटा सा, इस चालक तार का, इस कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो छोटी होगी, तो उसे हम इसका तीव्रता dB कितनी होगी वो बताएंगे हम लोग कि dB की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद आगे देखते हैं। तो इस धारावाही अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो dB होती है वो dB पहला इस अल्पांश AB में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। इस अल्पांश, क्योंकि इस कंडक्टर में I धारा प्रवाहित हो रही है, तो AB से भी कितनी धारा प्रवाहित होगी, I। तो dB जो होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB अल्पांश AB में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB अल्पांश AB में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। सिमिलरली दूसरा जो फैक्टर है, ये तो करंट हो गया, दूसरा फैक्टर है इस अल्पांश AB की लंबाई, मान लेते हैं इस AB की लंबाई dl है, एक L है, एक कंडक्टर का एक पार्ट है, इसलिए हम dl बोल रहे हैं, छोटा सा dl, L का एक छोटा सा पार्ट dl। तो इस अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। जो dB होता है, dB अल्पांश AB की लंबाई, अल्पांश AB की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। मतलब जो dB है, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। तीसरा जो फैक्टर है जो इस dB को इफेक्ट करता है या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को इफेक्ट करता है वो है कि ये कितनी दूरी पर है, इससे AB से बिंदु P की दूरी कितनी दूरी पर है, दूरी पर भी डिपेंड करता है। जो dB होता है वो बिंदु P की अल्पांश AB से दूरी R के अनुक्रमानुपाती नहीं, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो dB होती है, dB मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P की अल्पांश AB से दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है। फिर जो चौथा फैक्टर है इसको जो इफेक्ट करता है वो होता है जो dB होता है, dB मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। जहां थीटा क्या है, जहां थीटा जो होता है वो dl वेक्टर तथा r वेक्टर के बीच कोण होता है, ठीक है। मतलब dl मतलब AB और इसको dl से मतलब AB से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच में कितना कोण बन रहा है, थीटा, उस पर डिपेंड करती है। ये थीटा 60 डिग्री है, 60 डिग्री, उस पर डिपेंड करता है।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो हमारे पास ये 4 फैक्टर हैं जो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रभावित करते हैं। 4 फैक्टर कौन कौन से हैं? इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dv इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपाती होती है। मतलब इस धारावाही अल्पांश AB में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। dv दूसरा जो है dv वो इसकी लंबाई, इस AB की लंबाई के अनुपाती होती है, कितने लंबाई का है, तो dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। तीसरा dv जो होता है बिंदु P की इस अल्पांश AB से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो dv इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है। चौथा जो है जो dv होता है वो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा जो होता है वो AB को बिंदु P से मिलाने वाली जो लाइन है AP और अल्पांश AB के बीच का एंगल होता है। इस AB और AP के बीच में जो एंगल है थीटा, उसका हमें साइन लेना है। अगर हम इन चारों फैक्टर्स को मिला दें तो हमें एक इक्वेशन मिलती है। अगर हम इन चारों फैक्टर को मिला दें, ठीक है, इन चारों फैक्टर को कंबाइन कर दें बाय कंबाइनिंग, समीकरण या सभी कारकों को मिलाने पर उपरोक्त कारकों को मिलाने पर हमें मिलता है dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देखिए मिलेगा I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। जो प्रोपोर्शनल है वो ऊपर आएंगे I dl और साइन थीटा, और जो इन्वर्सली वो नीचे चला जाएगा। तो dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे k I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये एक एक्सप्रेशन है हमारे पास कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी। ठीक है। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट है k, तो k का हम क्या बोलेंगे, इस k को हम बोलते हैं समानुपातिक नियतांक। इसको हम और डिटेल में भी जानेंगे, फिलहाल तो अभी इक्वेशन 1 बोल दे रहे हैं इसे। तो k I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब आगे हम बात करेंगे इस k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है और अलग अलग मीडियम के लिए और या अलग अलग सिस्टम के लिए इस k की वैल्यू क्या होती है। ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो मैं इसे रब कर देता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो k है, k एक समानुपातिक नियतांक है, इसका मान अलग अलग पद्धति में और अलग अलग माध्यम के लिए क्या क्या होता है। तो मैं बता दूं, फिर से मैं यहाँ इक्वेशन लिखता हूँ, dB इज इक्वल टू k I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो मैंने ये इक्वेशन 1 को यहाँ लिख दिया है। इसके बाद मैं इस इक्वेशन को यहाँ से रब कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं dB इज इक्वल टू k I dl साइन थीटा, जहाँ k एक अनुक्रमानुपातिक या अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, कांस्टेंट है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसका मान मापन की पद्धति एवं अल्पांश एवं बिंदु P के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे k जो होता था, ठीक है, वहाँ पे जो k था वो भी माध्यम और यूनिट पे डिपेंड करता रहा। तो इसी तरह यहाँ भी जो k है वो माध्यम पे डिपेंड करता है और मीडियम पे, मापन की पद्धति पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें SI पद्धति में, CGS पद्धति में k की वैल्यू को 1 लिया जाता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 से dB इज इक्वल टू I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी यहाँ पर। अब
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक होता है गॉस, ठीक है, गॉस होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, तो सीजीएस मात्रक जो होता है वो होता है गॉस, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब बात करते हैं जो हमारे लिए काम का है एसआई पद्धति, सीजी है ना, क्योंकि सीजीएस में तो हम लोग जान लिया है। एसआई पद्धति में के इज इक्वल टू होता है, जैसे हम लोग वहाँ के इज इक्वल टू लेते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में 1/4πε0, यहाँ पे के का मान हम लेते हैं μ/4π, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷, ठीक है। तो इस के का मान इतना होता है। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे समीकरण 1 से के का मान कितना, समीकरण 1 से के का मान जब हम रख देंगे तो dB इज इक्वल टू μ/4π IDL sin θ/r², ठीक है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा टेस्ला, ठीक है। एसआई पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला होता है, जहाँ पर म्यू बराबर, क्योंकि μ/4π जो है 10⁻⁷ है, तो हम यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁷ इंटू 4π, या हम इसे ऐसे लिखते हैं 4π इंटू 10⁻⁷। यहाँ से हम इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसकी यूनिट लिखेंगे म्यू की टेस्ला मीटर, और क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे एम्पियर, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। यहाँ से निकाल सकते हैं हम इसकी यूनिट, म्यू को यहाँ रखो, बाकी सबको इधर ले जाओ। इसकी यूनिट होगी टेस्ला, आर क्योंकि डीएल और आर, यहाँ से डीएल की यूनिट होगी मीटर, यहाँ से इसकी होगी मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कट जाएगा तो टेस्ला मीटर और बचेगा एम्पियर आई, तो अपॉन में एम्पियर आ जाएगा। यहाँ से हम यूनिट याद निकाल सकते हैं, ठीक है। तो म्यू की यूनिट और वैल्यू, μ/4π की वैल्यू हम लोग ज़्यादातर याद रखते हैं 10⁻⁷, जैसे हम लोग वहाँ पे याद रखते थे 9 × 10⁻9 वैल्यू। इसी तरह हमें इस के की वैल्यू यहाँ पर के की वैल्यू याद रखना है 10⁻⁷, ठीक है। और म्यू की वैल्यू अगर बोलोगे तो 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन आई है इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 2 और 3 जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए क्या है फार्मूले। तो इक्वेशन मतलब समीकरण 2 तथा 3, ठीक है, अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या है, तीव्रता के लिए व्यंजक है, ठीक है। तो हमें इतना ही याद रखना है, इस के का मान, पहले तो आप फार्मूला याद रखिए dB इज इक्वल टू के IDL sin θ/r²। इसको आप रूल भी लिख सकते हैं, फिर इससे बहुत ही आसानी से अगर ये फार्मूला याद है अपन लिखेंगे dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin θ, dB इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर, है ना। फिर जब इसको कंबाइन कर देंगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट लगाएंगे जिसे हम अनुक्रमानुपातिक नियतांक कहते हैं। इसका मान मापन की पद्धति और अल्पांश एवं बिंदु के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। तो सीजीएस पद्धति में के का मान 1 होता है, तो के का मान हमने 1 रख दिया, तो IDL sin θ/r², इसकी यूनिट गॉस होती है। एसआई पद्धति में के का मान μ/4π 10⁻⁷ होता है। जब हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो dB इज इक्वल टू μ/4π IDL sin θ/r², जब इधर रख देंगे, है ना, अगर हम चाहें तो इधर वैल्यू भी रख सकते रहे 10⁻⁷, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम वहाँ पे वैल्यू को यूज़ करेंगे। अभी तो फिलहाल इसको जहाँ पर μ/4π 10⁻⁷ है, तो μ0 इज इक्वल टू 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। तो इक्वेशन 2 और 3 अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। बाकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग कौन से रूल यूज़ करते हैं, जो हम लोगों ने 3 रूल पढ़े थे, ठीक है।
वैल्यू तो हम इससे निकाल लेंगे, डायरेक्शन हम बाकी जो 3 रूल पढ़े थे उनसे निकालेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।